Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is the part 3 video of the French Revolution History Chapter 1 Class 9th NCERT. Now let's continue with the third section of this chapter. France abolishes monarchy and becomes a republic. फ्रांस में जो सिचुएशन थी इन सालों में वो पहले से टेंस थी और जब लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन भी कर दिया था, लेकिन तब भी उसने किंग ऑफ प्रूशिया के साथ वो एक सीक्रेट नेगोशिएशंस में गया और उसने किंग ऑफ प्रूशिया को बोला कि तुम लोग मेरे फ्रांस के ऊपर अटैक करो। वो बदला लेना चाहता था फ्रांस के सिटीजन्स से कि उन्होंने लुइस 16 से क्या क्या करवाया। और साथ ही जो फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज़ थी, वहाँ के जो रूलर्स थे, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे चिढ़ होने लगी फ्रांस की डेवलपमेंट से, इसलिए उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि वो एक वॉर करेंगे फ्रांस के खिलाफ। और इससे पहले कि ये हो पाता, नेशनल असेंबली ने एक वोटिंग की और उस वोटिंग में डिसाइड किया कि वो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ एक वॉर करेंगे। ये वोटिंग हुई थी अप्रैल 1792 में और इस वॉर में काफ़ी सारे लोगों ने वॉलंटियर किया कि हम भी इस वॉर में चलेंगे, हम भी इस वॉर में चलेंगे। और जिन लोगों ने वॉलंटियर किया था उन्होंने ये सोच के वॉलंटियर किया था कि वो जिससे लड़ेंगे वो किंग्स के खिलाफ लड़ेंगे, ऐसे रिच सोसाइटी के खिलाफ लड़ेंगे, दूसरी कंट्री के खिलाफ लड़ेंगे। और ये जो वॉर थी पूरी ऐसे यूरोप के अंदर हो रही थी। यूरोप के जो किंग्स और ऐसे अमीर लोग हैं उनके खिलाफ वो लोग सोच के चल रहे थे। और जितने भी ऐसे पैट्रियाटिक सॉन्ग्स हैं उनमें से उन्होंने मार्सलाइस गे सॉन्ग गाया। इस सॉन्ग का पोएट है रॉजर डे लिस्ले। ये पहली बार मार्सिल से जब लोग पेरिस में आए थे, ये पहली बार जब गाया गया था और मार्सिल्स को नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस बनाया गया। और इन वॉर्स की वजह से फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए और काफ़ी सारा डिफ़िकल्टीज़ आई। जहाँ पर मैन वॉर में आप फाइट कर रहे थे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वहाँ पर दूसरी साइड वुमेन को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता था अपनी लिविंग के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखना होता था खुद ही अकेले। काफ़ी ज़्यादा लोग कन्विंस हो गए कि ये रिवॉल्यूशन अभी और चलना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, उसने जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो खाली रिचर सेक्शंस को दिए थे सोसाइटी के। फिर फ्रांस में पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए, क्योंकि फिर उन लोगों को ऐसा लगता था कि ऐसे पॉलिटिक्स वगैरह में उनकी तो चलेगी नहीं, इसलिए उन्होंने क्लब्स बनाया जिसमें वो अपनी पॉलिसीज़ और अपने एक्शंस के बारे में डिस्कस कर सकते थे, अपने एक्शंस को प्लान कर सकते थे कि वो आगे आगे भी क्या करेंगे। और जो ऐसे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का जो नाम था वो सेंट जैकोब के नाम पे लिया गया था पेरिस में। और जो वुमेन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी इस पीरियड के आसपास, वो भी पार्ट वगैरह लेती थी, क्लब्स में जाती थी। अब हम इस टॉपिक के बारे में सेक्शन 4 में पढ़ेंगे। जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे पुअर पीपल थे। जो थर्ड स्टेट के लोग हैं मोस्टली वो लोग थे इसमें, जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, शू मेकर्स, वॉच मेकर्स, पेंटर्स और सर्वेंट्स, और जो ऐसे रोज़ रोज़ काम करते थे और उन्हें उस रोज़ के काम के हिसाब से उनकी सैलरी मिलती थी, डेली वेज वर्कर्स। जो जैकोबिन क्लब का लीडर था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिन्स क्लब में ज़्यादातर लोगों ने फिर ऐसे डिसाइड किया सबने कि वो ऐसे स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनेंगे, जिससे कि वो अपने आप को ऐसे अलग कर पाएंगे बाहर की फैशनेबल सोसाइटी से, ज़्यादातर स्पेशली नोबल से। वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे जैसे नी ब्रीचेस, उनसे वो अलग हों, अपना ही अलग फैशन बने, इस फैशनेबल वर्ल्ड से अलग हो जाएं वो। जो पावर नी ब्रीचेस के हाथ में थी, यानी कि नोबल्स के हाथ में थी, ये जो जैकोबिन क्लब बना इस वजह से जो पावर थी नी ब्रीचेस के हाथ में वो भी उनके हाथ से निकलती गई। जैकोबिन क्लब के मेंबर्स यानी कि जो जैकोबिन्स थे उन्हें सैन क्लो बोला जाने लगा, उन्हें ये एक नाम सा मिला।
इसका मतलब इस नेम का मीनिंग था दोज विदाउट नी ब्रीचेस, मतलब जो नोबल नहीं है उसके बिना है वो। सान क्लोथ मेंस जो थे वो रेड कैप पहनते थे, जो जिससे कि लिबर्टी, जो कि लिबर्टी का सिंबल है, हमने ऊपर पढ़ा था। वो कैप्स वो लोग पहनते थे, वो स्लेव्स पहनते थे जो कि अब फ्री हो चुके हैं। लेकिन जो वुमेन्स थी उन्हें ये अलाउड नहीं था कि वो ऐसे कैप्स पहन सकें। 1792 समर का टाइम था। उस टाइम पर जैकोबिन्स ने प्लान किया उन पेरिसियंस के साथ मिलके, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। जैसे फ्रांस में खाने की सप्लाई कम हो गई थी और फूड का प्राइस बढ़ा दिया था। जो पेरिसियंस वहाँ के सिटीजन्स को पेरिसियंस बोलते हैं, जैसे इंडिया के सिटीजन को इंडियंस बोलते हैं। जो पेरिसियंस को गुस्सा आ रहा था इस बात पे, उन सबको ऐसे मिलाया। और जो अगस्त चैन की मॉर्निंग पर उन्होंने पैलेस में ऐसे घुस गए, वो जैसे बेस्ट चाइल्ड में ऐसे घुस गए थे वैसे स्टॉर्म किया पैलेस में भी। और जो किंग्स के गार्ड्स थे उन सबको मार दिया। और किंग को बस मतलब खुद किंग को एक होस्टेज लिया, काफ़ी ज़्यादा घंटों के लिए किंग को अपना होस्टेज बनाया, कि जिससे कि उनकी मांगें पूरी हों, उनकी डिमांड्स वगैरह पूरी हों। फिर जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने वोट किया और उस वोटिंग के हिसाब से रॉयल फैमिली को जेल हुई। और फिर इलेक्शंस हुए। उन इलेक्शंस के बाद 21 ईयर्स के अबव है जो, उनको राइट टू वोट मिला, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, गॉट द राइट टू वोट। मतलब चाहे उनके पास कितना पैसा हो या कितना भी पैसा ना हो, वो कितने भी अमीर हो कितने भी गरीब हो, उन सबको राइट टू वोट मिला। और पहले खाली रिच मैन को मिला था राइट टू वोट 25 अबव, लेकिन अब चेंज हो गया, 21 ईयर्स हो गया। जो नई नई असेंबली अब इलेक्ट हुई थी उस असेंबली का नाम था कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को उस कन्वेंशन ने फ्रांस से मोनार्की को अबॉलिश कर दिया और उसे एक रिपब्लिक बना दिया। मोनार्ची फ्रांस से हट गई और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। हमें ये तो पता ही है कि रिपब्लिक जो होता है, रिपब्लिक इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिक एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, और इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का हेड हो। और उसमें कोई हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होती, जैसे राजा का बेटा ही राजा बने, ऐसा नहीं होता। वोटिंग के हिसाब से होता है, पब्लिक के हिसाब से होता है। रिपब्लिक इज़ अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। रिपब्लिक में बस आपको ये याद रखना है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी कि प्रेसिडेंट, वो, और जो बाकी पूरी गवर्नमेंट होती है उसे पब्लिक इलेक्ट करती है, और उसमें कोई भी मोनार्की नहीं होती। लुई 16 21 जनवरी 1793 को एग्जीक्यूट कर दिया गया लुई 16 को, इन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। ट्रेजन का मीनिंग होता है बिट्रेयल। लुई 16 ने किंग ऑफ प्रूशिया के साथ सीक्रेट नेगोशिएशंस की और उन्हें बोला कि वो फ्रांस के खिलाफ एक वॉर करें, फ्रांस पर अटैक करें। तो ये बिट्रे किया उसने अपनी कंट्री को, यानी कि ट्रेजन। इस ट्रेजन के चार्ज में उसे 21 जनवरी 1793 को एग्जीक्यूट कर दिया गया। और जो उसकी वाइफ मैरी एंटोनी थी उसे भी कुछ महीनों बाद उसे भी ऐसे ही एग्जीक्यूट कर दिया गया। द राइन ऑफ टेरर। जो ये राइन ऑफ टेरर, ये एक टर्म है जो 1793 से 1794 का जो ये पीरियड था, इस पीरियड को राइन ऑफ टेरर बोलते हैं। अब वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये एक साल था पूरा, उस एक साल में फ्रांस पर मैक्समिलियन रॉबेस्पियर ने राज किया, जो कि जैकोबिन क्लब का लीडर था। वो जैकोबिन क्लब का लीडर था, इसलिए उसने फ्रांस पर राज किया। और जो रॉबेस्पियर था, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था, उसकी एक पॉलिसी थी कि मतलब ऐसे कोई नरमी नहीं बरतनी, अच्छे से कंट्रोल करना है, और अगर कोई उसकी बात ना माने तो उसे पनिशमेंट देनी है। अगर उसके हिसाब से जो भी उसके एनिमीज़ होते थे, जैसे कि नोबल्स, चाहे क्लर्जी या कोई और पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर, या अगर वो उसी की पार्टी के मेंबर हों
लेकिन वो उसे अपने एनिमी की तरह देखता हो, उससे खिलाफ कुछ बोलते हो वो दूसरी पार्टी के, तो भी वो उन्हें एग्जीक्यूट कर देता था, उन्हें पनिशमेंट देता था। वो अरेस्ट किए जाते थे और फिर इम्प्रिजन मतलब जेल में डाल दिए जाते थे। और अगर कोर्ट में जाते थे और वो गिल्टी फाउंड होते थे कि इन्होंने कुछ किया है, अपराध किया है, तो उन्हें भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता था गिलेटाइन से। देवर गिलेटाइंड। गिलेटाइन एक ऐसा डिवाइस था जिसमें एक ब्लेड था और 2 पोल्स थे, जिसमें ऐसे फांसी कहते हैं, अब फांसी होती है, पहले गिलेटाइन यूज़ होता था। उसमें ऐसे गर्दन काट दी जाती थी। जो ये गिलेटाइन था उसे डॉक्टर गिलेटाइन ने इन्वेंट किया था, इसलिए गिलेटाइन का नाम डॉक्टर के नाम पर आया। जो रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट थी, जो रॉबेस्पियर था, उसने हर चीज़ पर रोका राकी करने लगा। वो मीट और ब्रेड के उसने रेट बढ़ा दिए। जो पीजेंट्स थे वो अपने ग्रेन्स वो बेचते थे, जो एक फिक्स प्राइस कर दिया उनका कि ना ही वो रेट बढ़ा नहीं सकते उसका थोड़ा सा भी। जो रेट वो बोलेगा उन्हें उसी रेट पर अपनी ग्रेन्स बेचनी पड़ेंगी। और जो ऐसे मैदा था, उसकी वाइट फ्लोर यानी मैदा, उसकी प्रोडक्शन बंद करवा दी कि अब कोई भी वाइट फ्लोर नहीं खाएगा फ्रांस में। ये तो गलत बात होती है कि कोई आपके खाने पे आके ऐसे रोक टोक करे, आपको गुस्सा आएगा। तो वहाँ की ऐसे सिटीजन्स को भी काफ़ी गुस्सा आया था। वो सोचे थे अरे लुई 16 ही सही था, ये तो उससे भी गया गुजरा है, अब ये बताएगा हमें क्या पहनना है क्या खाना है। ऐसे होता था। वो रॉबेस्पियर ने उन सबको एक इक्वालिटी ब्रेड खाने के लिए फोर्स किया, जो कि होल व्हीट यानी आटे का बना हुआ था। और मैदे की तो प्रोडक्शन बिल्कुल ही बंद करवा दी थी। जो सिटीजन्स थे उन्हें फ्रेंच में, जो मेल सिटीज़न होते थे उन्हें ये सिटीजन बोला जाता था और फीमेल को सिटीजन। और जो वहाँ पर चर्च थे उन्हें बंद कर दिया गया और उनकी जगह पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स खोल दी गई, ऑफिसेस और बाकी बैरक्स। वो अपनी पॉलिसीज़ पर ही चलता था। उसकी पॉलिसीज़ से लोगों को ऐसे नफरत होने लगी। तो फिर जो रॉबेस्पियर के सपोर्टर्स थे उन्हें भी उससे गुस्सा आने लगा, वो भी उससे डिमांड्स करने लगे। इसलिए वो कोर्ट में ऐसे गिल्टी फाउंड हुआ और फिर जुलाई 1794 को अरेस्ट हो गया और उसके नेक्स्ट डे वो भी एग्जीक्यूट हो गया गिलेटाइन से। सेम फेट, जैसे लुई 16 मरा था वैसे ही रॉबेस्पियर भी मर गया। रॉबेस्पियर मर गया इसलिए जो उसकी गवर्नमेंट थी, जैकोबिन गवर्नमेंट, वो भी हट गई वहाँ से। तो जो ये जैकोबिन गवर्नमेंट हट गई तो फिर इस वजह से जो थोड़ी मिडिल क्लास फैमिलीज थी, वो जिनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा था, उन्हें पावर मिली, उन्हें मौका मिला ये पावर लेने का। और फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें कि नॉन प्रॉपर शीट सेक्शंस हैं जो सोसाइटी के, उन्हें राइट टू वोट नहीं गए, उन्हें मना किया कि इन्हें राइट टू वोट नहीं मिलेगा। नॉन प्रॉपर शीट मतलब जिसमें जो कि ज़्यादा रिच नहीं है, जो फैमिलीज काफ़ी पुअर है, जिनके पास कोई भी उनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर ऐसे 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी और फिर उससे एक डायरेक्टरी अपॉइंट हुई, एक एग्जीक्यूटिव बना जिसमें 5 मेंबर्स थे। ये सब ऐसे पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया गया ताकि सारी पावर किसी एक बंदे के हाथ में ना जाए, कहीं फिर से वही सारी पावर एक जने के हाथ में चल जाए और वो भी अपनी मर्जी का कुछ कुछ ऐसे करता जाए। लेकिन तब भी जो डायरेक्टर्स होते थे ना, उनकी थोड़ी ऐसे लड़ाइयाँ होती रहती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ, जो कि फिर डायरेक्टर्स होते थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को डिसमिस कर देते थे, हटा देते थे उनको। और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, जो इस डायरेक्टरी की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जो कि ऐसे नहीं चल पाई, इंस्टेबल थी वो, इस वजह से एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे की उसने डिक्टेट किया कि जैसे कि अपना राज किया,
फ्रांस में काफ़ी सारे चेंजेस आए उसके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उसकी फ्रीडम में, आइडियल्स ऑफ फ्रीडम में। सब लोग लॉ के लिए इक्वल हैं बिफोर द लॉ, फ्रैटर्निटी, और ऐसे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल मूवमेंट्स में भी चेंजेस आए, और यूरोप में भी। ऐसे जो फ्रांस के ऐसे ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का और ये सब करने का मेन जो मॉरल था, मतलब मेन जो उनका मेन एम था, मकसद जो उनका था, वो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। वो चाहते थे कि ये तीनों चीज़ें हों फ्रांस में। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद इन्हें इक्वालिटी मिली थी? नहीं मिली थी। खाली रिच लोगों को था राइट टू वोट। लेकिन उसके बाद वो चेंज होके 21 ईयर्स से अबव एज का हो गया था, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ। अब ये हमारा थर्ड सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का फोर्थ सेक्शन पार्ट 4 में पढ़ेंगे। गिव अ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।